डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है और चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा। इसके अंदर हमने जो लास्ट एग्जांपल की थी इफ़ एल्स यूज़ करते हुए, और उसके अंदर हमने ये भी चेक किया था कि और स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। अब हम चेक करेंगे, एक नया प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें 11.17 ये प्रोग्राम देखेंगे। ये प्रोग्राम ये है कि लीप ईयर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीप ईयर ये पेपर में प्रैक्टिकल में लाजमी आता है, ठीक है। ये पेपर में या प्रैक्टिकल में दोनों में से एक जगह लाजमी आता है कि लीप ईयर फाइंड करें। उसके लिए पहला स्टेप ये कहा गया है कि यूज़र से आप ईयर इनपुट के तौर पर लें, यानी ये ईयर का मतलब है साल जो है वो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह कोई भी साल यूज़र आपको इनपुट देगा। अब आपने क्या करना है कि उस पे ऊपर कोई भी फार्मूला, किस तरीके की लॉजिक लगानी है और उसे चेक करके ये बताना है कि ये जो आपने साल इंटर किया ये लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर ईयर और उसके बाद स्कैन एफ, इसमें एक जो डबल कोट्स लगाया, फिर कॉमा, फिर एंड ऑपरेटर। अब मैंने एक चीज़ जो है वो मिस कर दी है, वो ये वेरिएबल, तो वो इंटीजर ही लेंगे क्योंकि ईयर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ईयर लिख देंगे, ठीक है। और इसके हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है तो %d। यहाँ तक हमने ईयर यूज़र से इनपुट ले लिया। अब चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर फाइंड करना बड़ा आसान है। इसकी वजह यह है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी के महीने के 28 नहीं बल्कि 29 दिन होते हैं। उस साल जो मतलब वो जो लीप ईयर है उस दिन साल के 366 दिन होते हैं। वैसे 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, क्योंकि उस साल फरवरी 29 दिन का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने हर 4 साल बाद आता है तो उसका मतलब है डिविजिबल बाय 4। जिस तरह हमने इवन ऑड फाइंड किया था तो उसमें क्या था कि कोई नंबर इवन तब है जब 2 पे पूरा तकसीम हो जाए। अगर वो 2 पे पूरा तकसीम नहीं होता वो ऑड है। इसी तरह जो लीप ईयर है वो 4 पे पूरा तकसीम होगा तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। सिंपल सी लॉजिक है ये। तो हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ ईयर तकसीम करना है और फिर रिमाइंडर चेक करना है। तो रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर, %, ठीक है। %4 लेना है और ये जो हमें रिमाइंडर देगा वो हमें चेक किसके साथ करना है, 0 के साथ, कि इफ वो जो ईयर की वैल्यू है उसको 4 से तकसीम करें और रिमाइंडर बताएं। तो यहां तक हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर। अब यहां पे रिमाइंडर आता है मिसाल के तौर पर 1, जैसे यहां पे मैंने ये इधर जाके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम कैसे लेके जाएंगे, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे। फोटोज में जाके
बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिंपल यहाँ पे कर लेते हैं, उससे यूज़ कर लेते हैं पेन। इफ़ year percent for equals 0। अब ये जो लाइन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें क्या देगी, ये हमें देगी रिमाइंडर, ये हमें क्या देगी, रिमाइंडर। वो रिमाइंडर आता है मिसाल के तौर पर 0, तो इक्वल का साइन है यहाँ पे 0। ये कंडीशन ऐसे चेक होगी। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आता है 1 या आता है 2 या आता है 3, इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे ये इक्वल जब होंगे 0 के साथ तो इफ़ क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। और इस केस में क्या होगी, यहाँ पे ये ट्रू होगी। तो भाई यही लॉजिक यहाँ पे हमने लगाई है कि इफ़ ये परसेंट 4, तो अगर ईयर का 4 से आपने मॉडुलस लिया, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, और उसके अंदर फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगा दें। अब चूँकि हमें फाइंड हो गया है कि लीप ईयर है या नहीं, अगर ये ट्रू होती है तो फिर हमें ये लगाना पड़ेगा कि द ईयर इज़ लीप, द ईयर बता भी दें साथ परसेंट डी, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए द ईयर डैश, यानी ईयर परसेंट डी, इस जगह पे ईयर प्रिंट होगा। तो हमने क्या करना है, कॉमा के बाद वेरिएबल लगाना है, द ईयर परसेंट डी इज अ लीप ईयर। ठीक है, और इफ के बाद एल्स लगती है, एल्स में क्या होगा, ये लीप ईयर नहीं है, तो यही लाइन लिखते हैं यहाँ पे। इसमें सिर्फ इतना करेंगे द ईयर डैश इज नॉट अ लीप ईयर। बस, और ये हमारा काम ख़त्म हो गया। इतना सा प्रोग्राम था, इसमें सिर्फ सारी बात लॉजिक की थी। किसी को ये आइडिया हो जाए कि लीप ईयर फाइंड करने का तरीका कार क्या है, तो 4 से तकसीम करे, रिमाइंडर चेक कर ले, 0 के बराबर है तो लीप ईयर, अगर वो 0 के बराबर नहीं तो लीप ईयर नहीं है। एंटर ईयर, मैं पहले एंटर करता हूँ 2016, द ईयर इज़ अ लीप ईयर। अब मैं दोबारा फिर चलाता हूँ इसे और मैं एंटर करता हूँ जी, अब मैं एंटर करता हूँ 2011, द ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने लीप ईयर फाइंड किया। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब हम आते हैं एक नए प्रोग्राम की तरफ, वो है जी 11.8। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इस तरह के प्रैक्टिकल में या पेपर में, दोनों में से किसी न किसी जगह ये प्रोग्राम भी ज़रूर आता है। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, इसमें हमने ये करना है कि इस प्रोग्राम में 11.8 में कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखें जिसमें आप यूज़र से क्या लें, सैलरी और ग्रेड, सैलरी एंड ग्रेड, ये यूज़र से आप इनपुट ले लें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एंटर, यहाँ पे एक ही लाइन लिखेंगे सैलरी एंड ग्रेड, और वो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक SL के नाम से वेरिएबल बना देते हैं। सैलरी पॉइंट्स में भी हो सकती है, तो उसको हम फ्लोट रख लेते हैं, तनख्वाह जो होती है वो पॉइंट में भी जाती है, तो हम उसको फ्लोट में रख देते हैं। और ग्रेड हमेशा वो उसमें पॉइंट में नहीं होता, उसको हम इंटीजर रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एंटर सैलरी एंड ग्रेड, तो पहले सैलरी है तो हम क्या करेंगे, परसेंट F लगाएंगे और एंड यहाँ पे सेल। ठीक है, साथ में हम चाहें तो इसी जगह पे परसेंट D लगा दें, परसेंट D। दूसरा क्या है जी, ग्रेड, तो उसके साथ यहाँ पे सैलरी के बाद कॉमा लगाएं और नया एंड
GRAD, ग्रेड। हमने एक ही लाइन के अंदर क्या किया, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं कि स्कैन एफ लगाया और एक ही दफ़ा में दोनों वेरिएबल को इनपुट करा दिया। ठीक है, डबल कोट्स के बाद कामा, एंड साइन और फिर वेरिएबल। तो वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एक लगाया, फिर कामा लगाया और दूसरा वेरिएबल भी इसी तरह यूज़ करना है। तो फिर क्या करेंगे, एंड साइन लगाएंगे, दूसरा वेरिएबल लिखेंगे और इसके हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से फिर यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लगा देंगे। तो यहाँ तक हमने ये काम किया है कि हमने यूज़र से इनपुट सैलरी और ग्रेड करा लिया। हमारा अभी ये काम हुआ कि इनपुट हमें मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिली है, इनपुट। अब अगली चीज़ इसके बाद क्या है कि वो ये कह रहा है कि आप ये चेक करके बताएं अगर उसका जो ग्रेड है, अगर ग्रेड, इफ ग्रेड ग्रेटर देन 15 से ज़्यादा ग्रेड है, तो फिर क्या करे कि उसकी सैलरी का 50% यानी 50% वो उसकी तनख्वाह में एज ए बोनस ऐड करे। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरी सैलरी मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 10,000 सैलरी है और मैंने 50% बोनस लेना है, इसमें बन जमा करें जी 50% बोनस। तो ये जो 50% है मैं कैसे फाइंड करूंगा, इसके अंदर जमा कैसे करूंगा? तो उसके लिए पहले मैं इस 1,000 का 50% फाइंड करूंगा। तो इस 10,000 का 50% क्या है, 5,000। ये फाइंड हो गया। अब इस जगह पे ये 50% नहीं आएगा बल्कि 5,000 आ जाएगा। तो ये जवाब क्या बन जाएगा जी, 15,000। ठीक है, तो पहले आपने जो सैलरी है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और जो परसेंटेज आती है ये चीज़ क्या है, ये आपको मिल गया बोनस। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो 50% आपने फाइंड किया है यही तो बोनस है, ये इसकी तनख्वाह में ऐड कर दें। और बोनस का मतलब ये होता है कि ये तनख्वाह मिल रही है उसके साथ आपको अलग से मिलेगा, फालतू और चीज़ मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि चूँकि प्रिंट एफ खाली नहीं करना बल्कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, पहले कैलकुलेशन है और उसके बाद फिर प्रिंट एफ है। तो बल्कि इसके लिए इफ़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ इसके हवाले से कि कुछ प्रिंट करवाएं या नहीं, बस सिर्फ ये कहा कि कैलकुलेट करें और आखिर में प्रिंट करवाएं। तो इफ़ ग्रेड 15 है तो हमने क्या करना है कि कैलकुलेशन करनी है बोनस की। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, मैथ जब भी कोई इस तरह की मैथमेटिक्स आ जाए तो ब्रैकेट लगा देना बेहतर होना है ताकि गलती ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले सैलरी SAL, सैल का 50%। तो सैल का 50% फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी चीज़ का 50% फाइंड करने के लिए आपने क्या करते हैं, 10,000 का 50% फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमने 10,000 इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि 10,000 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, SAL। तो यहाँ आप सैल को समझिए 10,000 ही है, तो उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसका किस चीज़ से, इसका 50%। तो 50 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, पहले ये 50 से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो 100 से तकसीम हो जाएगा और जो जवाब आएगा वो सैलरी में सेव हो जाएगा। यानी अब ये सैलरी इसे कहते हैं बोनस, ये बोनस होगा, ये बोनस है। इसे मैं यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर करता हूँ, फ्लोट बोनस। ये बोनस क्यों है, ये बोनस इसलिए कि ये जो मैंने 10,000 का 50% फाइंड किया है ये निकला है, ये बोनस है। ये बोनस अभी इसमें अभी ऐड करना है। तो अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किया, बोनस फाइंड किया है। तो बोनस अभी ऐड नहीं हुआ, अब मैं ऐड करूंगा सैलरी इक्वल्स सैल प्लस बोनस। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 10,000 जमा 5,000, ये हो गया 15,000। ये वापस किस में स्टोर हो जाएंगे, वापस स्टोर हो जाएंगे सैल के अंदर। अब सैल की पहली वैल्यू जो 10,000 थी वो ख़त्म होकर 15,000 हो जाएगी।
तो हमने क्या किया कि ये फाइंड करके बताया कि अगर उसका ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो पहले बोनस फाइंड किया और उसके बाद सैलरी के अंदर बोनस को जमा कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद, और इसके बाद वो क्या कहता है जी कि 25% बोनस अगर ग्रेड 15 या उससे कम है तो क्या करें 15%। तो ग्रेड दो ही कंडीशन है, या 15 से ज़्यादा है या 15 से कम है। तो इसमें एक चीज़ है कि ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, एल्स इसका ऑपोजिट होगी। ग्रेड ग्रेटर देन 15 का ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेड ग्रेटर देन 15 का ऑपोजिट होगा ग्रेड लेस देन और इक्वल टू 15। ये दो कंडीशनें बच जाएंगी, वो इसमें रह जाएंगी। यहां पे तो सिर्फ ये लिखा हो ना ग्रेड ग्रेटर देन 15, 15 से ज्यादा, तो वो 16 शुरू होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 1 से लेकर 15 तक जो बच गए वो किस में आते हैं, वो इसके इफ के ऑपोजिट में आते हैं। और इफ का ऑपोजिट क्या होता है, एल्स। वहां पे आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका अंडरस्टूड मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो यहां पे मौजूद है उसका ऑपोजिट, उसका उलट इधर है। तो इसका उलट क्या है, लेस देन और इक्वल टू 15। तो इसके अंदर हमने पहले बोनस कैलकुलेट करना है, जिस तरह हमने यहाँ पे बोनस कैलकुलेट किया था सैलरी का 50%, अब सैलरी का 25% होगा। तो 50 की जगह हम 25 लगा देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, बोनस 25% कैलकुलेट किया और ये तनख्वाह में ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने सैलरी के अंदर 10,000 जमा 5,000 किया था, अब 10,000 जमा 2,500 हो जाएगा और वो उसमें आ जाएगा। तो पहले अगर सैलरी 15,000 थी, अब 12,500 हो जाएगी। तो अब अगर उसका ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो ये ऐसा चलेगा, अगर उसका ग्रेड 15 या उससे कम है तो फिर ये चलेगा। और दोनों केसेस में बोनस तो मिल रही है, एक में ज़्यादा बोनस मिल रहा है, एक में कम बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप यहां भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि इफ या एल्स के बाद कंट्रोल यहां पे आता है, इस जगह पे, इस ब्रैकेट के बाद। ठीक है, और फिर गेट सी एच चलती है। तो अगर आप गेट सी एच से पहले यहां पे प्रिंट एफ लिखते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं है, आपको प्रिंट एफ 2 दफा नहीं लिखना पड़ेगा। आप चाहें द सैलरी इज, हमने परसेंट एफ इस्तेमाल करना है, डबल कोट्स, कामा और उसके बाद SAL। ठीक है, ये हम चाहें तो प्रिंट एफ ये वाली स्टेटमेंट जिस सैलरी, ये हर इफ के बाद भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं, जैसे हम पहले करते आए हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, यहां लिखने से 2 दफ़ा लिखनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो वैसे कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि चलनी तो एक ही है। तो आप ये चाहें तो यहां लिखते हैं, चाहे तो यहां लिख, दोनों केसेस में। अब ये हिस्सा चलेगा इफ, तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी, और अगर एल्स चलेगा तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी। लेकिन उस केस में आपको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों ख़त्म करके यहाँ लगा दें, ये इस जगह पे, तो उससे क्या होगा, इफ़ या एल्स में से जो भी हिस्सा चलेगा उसके बाद कंट्रोल इस ब्रैकेट से निकल के बाहर आएगा। अगर इफ़ चली तो कंट्रोल इस ब्रैकेट के बाद एल्स को छोड़ के इधर आएगा, तो यहाँ ये प्रिंट एफ मौजूद होगी, यहाँ पे सैलरी प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अंदर प्रिंट एफ लगा दें तो भी ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। इसे हम क्या करते हैं जी, सैलरी कैलकुलेशन, और इसको हम रन करते हैं। एंटर योर सैलरी एंड ग्रेड। तो हम सैलरी लिखते हैं जी 16,000 और ग्रेड लिखते हैं जी 17। आंसर आना चाहिए 24,000, और आंसर आ गया 24,000। ठीक है, और अब हम दोबारा फिर एक दफ़ा चला लेते हैं इसे, और अब हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे इसे। ग्रेड हम एंटर करेंगे जी, सैलरी 16,000, ग्रेड 14। अब देखें 20,000 कि इसके अंदर उसने 25% ऐड किया, तो 16,000 का 25% क्या है, 4,000। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रोग्राम यहाँ पे हमने किए हैं जो कि इफ एल्स से रिलेटेड हैं, और इसमें हमने इन डिटेल चीज़ें देखी हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।